शिकारपुर में हम मौजूद हैं इस वक्त। वो कहते हैं ना कि अगर भरोसा अगर ईश्वर पर है तो तकदीर में लिखा है तुम वो ही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर हो तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो आइए चलते हैं अंदर, जानते हैं। तो दोस्तों आइए मिलते हैं फिर भास्कर कुमार मिश्रा जी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पुलिस सेवा में जाना है, लोक सेवा में जाना है, जिनको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, क्योंकि अभी जो डिस्कशन होने वाली है इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग डिस्कशन। कौन नहीं चाहता आईएएस आईपीएस बनना? हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चों का सपना पूरा हो। अब यूपीएससी अड्डा करेगा आपकी मदद। तो जुड़िए हमारे साथ प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच से, जहां आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ ही साथ 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। तो जोड़िए अपना नाम भी फ्यूचर टॉपर्स की लिस्ट में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अब होगी तैयारी जीत की। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये लाइन आपके लिए है, क्योंकि आपके लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। और कहाँ पे हम आए हैं? हम आए हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, और वहाँ के जनपद यानी कि शिकारपुर में हम मौजूद हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी ये शिकारपुर का थाना है, और जिनसे हम इंटरव्यू करने वाले हैं आज, शायद थंबनेल देख के आपने ऑलरेडी इस वीडियो को क्लिक किया है, लेकिन और भी बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए। देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर भरोसा अगर ईश्वर पर है तो तकदीर में लिखा है तुम वो ही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर हो तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। और यहाँ पे जो थाना प्रभारी, इनफैक्ट उनको डबल चार्ज मिला हुआ है, सीओ का भी चार्ज मिला हुआ है और डीवाईएसपी भी हैं। तो कई सारे चार्जेस के साथ उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की, क्यों नहीं और अन्य सर्विसेज ज्वाइन की, कैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उन्होंने क्रैक किया, कैसे यूपी पुलिस में उन्होंने भर्ती ली, और कैसे आज इस सिचुएशन पे हैं कि पूरा जो शिकारपुर एरिया है वो शायद उनके एडमिनिस्ट्रेशन में है, और डेली रोज़मर्तबा वो इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि कैसे इस एरिया को हम और एडमिनिस्टर कर सकें और लोक सेवा कर सकें। तो आइए चलते हैं अंदर, जानते हैं। तो दोस्तों आइए मिलते हैं फिर भास्कर कुमार मिश्रा जी से, जो कि डिटेल में और बारे में इनके बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा पुराना संबंध भी है। तो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। और इस अपने बिजी स्केड्यूल से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और हम भी काफ़ी टाइम आ चुके हैं आपके लिए, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। सो देख सकते हैं दोस्तों, ये मतलब सर यहाँ पे पोस्टेड हैं ऑलरेडी, और जब हम यहाँ पे आए थे तो ही वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड समवेयर। इन्होंने मतलब इतना ह्यूमिलिटी है सर के अंदर, बहुत विनम्र हैं, और काफ़ी मतलब चाय पानी की भी व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट। सो बस बने रहिएगा इस वीडियो तक, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड प्लीज़ डू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेसिफिकली जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि उनको पुलिस सेवा में जाना है, लोक सेवा में जाना है, जिनको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, क्योंकि अभी जो डिस्कशन होने वाली है इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग डिस्कशन। सो भास्कर जी, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी बेसिकली। कैसा लग रहा है वैसे शिकारपुर में आके? वैसे जब मैं इस एरिया में आया था तो नाम बड़ा अजीब था, शिकारपुर। तो मतलब क्या ये नाम लिटरली संबोधित करता है इस जगह को, या फिर कुछ और है? जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे भी बताया गया, गंगा जल मूवी थी, उसमें भी जी, एक जी, थाना शिकारपुर होता है। जी, जी। तो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि तुम शिकारपुर फाइनली पहुंच गए। शिकारपुर बेसिकली बुलंदशहर एक बहुत ही ज्योग्राफिकली बहुत ही बड़ा ह्यूज एरिया है, जी। उसके ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ता है। शिकारपुर कस्बा काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड एरिया हल्का सा माना जाता है, बिकॉज कुछ ऐसे समीकरण यहाँ बनते हैं कि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का और थोड़ा सा क्राइम का इशू यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो या दैट इज इट अबाउट। आपने कैसे बैलेंस किया? क्योंकि रिसेंटली अभी आपकी पोस्टिंग है, और एक बीइंग अ यंग ऑफिसर, ये डायनामिज्म को कैसे कंट्रोल किया? ये तजुर्बा कहाँ से मिल रहा है?
आई मीन वो कहा जाता है ना कि जब सर पे पड़ता है तो आप अपने आप सब संभाल लेते हो, तो बेसिकली तो ये है। और बाकी हमारी ट्रेनिंग होती इतनी रिगरस है कि हमें स्ट्रेस को हैंडल करना आ जाता है। मैं यहाँ पे आया तो जो पिछले एसएचओ थे, मेरी बेसिकली मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, तो अभी मुझे यहाँ पे एसएचओ का चार्ज दे रखा गया है। मैं शिकारपुर का इस टाइम थाना प्रभारी हूँ। तो पिछले एसएचओ को यहाँ से हटा दिया गया था, तो थोड़ा सा अनसेरेमनियस था, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़े इशू थे, समाज में भी थोड़े इशू चल रहे थे, एंड माय हायर ऑफिशियल्स थॉट कि जो थाने की फंक्शनिंग है वो भी इट वाज नॉट अप टू दी मार्क, मतलब उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। सो फिर मैंने आके, बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, बेसिक पुलिसिंग हो चाहे लाइफ हो या कोई भी चीज़ हो। तो मैंने क्या किया, अपने सारे जितने अधीनस्थ मेरे कर्मचारी थे सबके साथ मीटिंग की, मैंने बताया कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, सो इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, आई एम हियर, मेरे तरीके से अब आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, जो भी पुरानी पद्धति होगी वो नहीं चलेगी। कुछ चीज़ों पर परिवर्तन किया गया, जैसे यहाँ पे एक नया कंसेप्ट था कि 12-12 घंटे की ड्यूटी का कंसेप्ट था, मैंने उस सिस्टम को खत्म किया, क्योंकि पुलिस हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो ये नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, मैंने इसको पहले यहाँ पे ख़त्म किया और कहा कि सब कोई यहाँ, हम हल्के कहते हैं, हल्का, हर एक सब इंस्पेक्टर के पास एक हल्का होता है, एक छोटा सा एरिया, कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ फ्यू विलेजेस। तो मैंने 24 घंटे की ड्यूटी की, बताया अब अपने हल्के के 24 घंटे के जिम्मेदार हूँ। जैसे मैं इस थाने का 24 घंटे का जिम्मेदार हूँ, तो वैसे हर व्यक्ति भी अपने हल्के का 24 घंटे का जिम्मेदार हूँ। और भी बेसिक कुछ चीज़ें थी, बेसिक चीज़ों को अगर हम फॉलो करें, देखिए हमारा सिस्टम बना बेसिकली बहुत बढ़िया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं ठीक होती है। तो अगर बेसिक चीज़ों को अगर हम क्रैक डाउन करते हैं, मतलब उसको सुचारू रूप से चला पाते हैं, तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, ये मेरा सोचना है। तो अभी जो शिफ्ट आपने कहा था कि शिफ्ट में कुछ परिवर्तन किए हैं, तब्दीली की है, तो उसमें क्या चेंजेस आपने किए हैं, मेजर चेंजेस जो कि पहले नहीं थे, एंड आई थिंक एवरीबॉडी लुक्स सैटिस्फाइड हियर। पहले देखिए, पहले क्या होता था, जो मेरी पहले की रिपोर्ट है, आई मीन पहले यहाँ पे कुछ भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती थी, अब आई डोंट नो क्यों रहती थी, और चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी। मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा पीछे जो हुआ उस पर, बट थिंग्स वर नॉट वेरी गुड। बट अभी क्या है कि जैसा फीडबैक आ रहा है मेरा, मतलब मेरे थाने का लोगों से भी, तो पीपल आर प्रीटी मच सैटिस्फाइड, और लोगों को भी बोल दिया गया है कि आई मीन किसी भी प्रकार के, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई इस प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं रहता होगा, बट लोगों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की अनियमितता जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और थोड़ा कैजुअल अप्रोच जिनका था, तो मैंने शुरू में माइनर दंड्स भी दिए लोगों को, जैसे कोई अगर समय से नहीं आया तो मैंने उनकी अनुपस्थिति लिखवा दी और उनकी रिपोर्ट जो है बना के आगे प्रेषित की, तो लोगों को पता चला कि ठीक है, अब लचर रवैया नहीं चलेगा, कार्रवाई सख्त होगी। रात्रि में गणना करनी स्टार्ट की, यहाँ पे जितने लोग थे सबकी यहाँ गणना होगी। टाइमली मीटिंग, देखिए अगर हम टाइमली मॉनिटरिंग करेंगे ना अपने अधीनस्थों की, और उनका पर्यवेक्षण करेंगे, तो अगर हम ये करते हैं तो मॉनिटरिंग से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो अगर रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहेगी, एक डायलॉग रहेगा, और दूसरी बात, आपको अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको सपोर्ट करना होगा, और आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आप अच्छे से खुल के काम करिए विदाउट एनी फियर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ इनफैक्ट। तो अगर ये कॉन्फिडेंस अगर आप अपने आप सबॉर्डिनेट्स में जगा सकते हैं, तो आई थिंक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, काफी कुछ इम्प्लीमेंटेशन, आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सेक्टर में। जैसे आपने कहा कि फैसिलिटी ऑलरेडी थी, इट्स लाइक इम्प्लीमेंटेशन, उसका कोऑर्डिनेशन, समन्वय कोई ना कोई होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, एंड आई एम ग्लैड, मतलब मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में भी। और एक छोटे से यहाँ पे पॉइंट था कि इस पूरे प्रोसेस में आप जो एक वर्दी पहनते हैं, तो उसके बाद क्या एक वो एनर्जी आती है, मैंने कहीं सुना भी था, आपने इंटरव्यू भी दिया था कि अलग से ही सिर्फ एक सुपरमैन, सुपर पावर वाली एनर्जी आती है, तो क्या वो ये वर्दी कराती है या फिर हम ऑलरेडी बने होते हैं अंदर से, हमें चेंज करना होता है? दोनों चीज़ों का एक बैलेंस होता है मुझे लगता है। एक तो हमारी ट्रेनिंग होती है, एक पहले चीज़ तो ये बहुत ही कोवेटेड यूनिफॉर्म है, आई मीन एवरीबडी लुक्स एट इट विद एनवी, सबको पसंद है, और सबको एवरीबडी थिंक्स कि यार ये मुझे भी चाहिए, ये पसंद होती है, हमें बचपन से पसंद होती है, हमारे इनग्रेंड है। अच्छा, दूसरी चीज़, हमें इसका रिस्पेक्ट हमें बहुत प्यारा होता है, हम सबको ही होता है, बट बीइंग अ पर्सन इन यूनिफॉर्म, मैं तो पर्सनली कह सकता हूँ कि हमें बहुत प्यारा होता है। अच्छा, इसकी एक सुपर पावर मैं आपको एक बताऊँ, अभी मैं फीवर में हूँ, ठीक है, सो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट 2 days, बट वैसे आप इतने लेथार्जिक रहेंगे, बिस्तर से उठा नहीं जाएगा, रात में भी अगर आपको कहीं जाना है, एक फ़ोन आ गया है तो आप एकदम नींद में रहेंगे, लेकिन द मोमेंट, आई मीन इस चीज़ को एवरी पुलिसमैन कैन अटेस्ट टू दिस फैक्ट कि अगर जैसे आप इस वर्दी को पहनते हैं, अपने आप कुछ चार्ज हो जाता है, एंड फिर यू आर रेडी टू गो, अब बोलो क्या करना है। सो ये एक सटल शिफ्ट मेंटली हो जाता है, साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है ये कुछ है, वर्दी में भी कुछ बात होती है, और बाकी ट्रेनिंग भी इस प्रकार की होती है कि यू आर मेड टू
stand up to adversities. थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना डिटेल में हमें मतलब बहुत देयर वेरी लिमिटेड आई थिंक रिसोर्सेज जहाँ पे हम इतने डिटेल में किसी भी चीज़ की एनालिसिस कर सकते हैं और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं आई थिंक थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी इस एनालिसिस का थैंक यू सो मच। सेकंड, अगर मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी होगा, मुझे क्या जो जितने भी ऑडियंस हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये जज्बा आया कहाँ से, ये जज्बा आया तो सही डायरेक्शन में कैसे आया, मतलब सही प्लेटफॉर्म पे कैसे आया। अब आग तो सबके अंदर है, वो जुनून सबके अंदर है, सही डायरेक्शन में अगर जुनून जाए तो ही नैया पार होती है। तो ये जज्बा कब से था, कब आया? जब मैं छोटा था तो मैं क्योंकि थोड़ा सा मैं बिलोंग करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से, माय फादर वाज आल्सो इनटू द सर्विस, पुलिस में नहीं थे, बट तो आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है तो आप इन चीज़ों को बहुत क्लोजली देखते हो और आप देखते हो उन चीज़ों को तो फिर आपकी भी इच्छा होती है कि आप ये करो। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गवर्नमेंट सर्विस में ही आना था बचपन से, तो ये तो मेरा लक्ष्य था ही था। बट बिकॉज मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड रहा हूँ बचपन से स्पोर्ट्स और पता नहीं क्यों थोड़ा सा यूनिफॉर्म और एथलेटिसिज्म और थोड़ा सा स्पाई वाला नेचर, ये मुझे बचपन से थोड़ा पसंद है और थोड़ा एनालिटिकल दिमाग भी है, तो मुझे लगता है कि मैंने उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर लिया बाय गॉड्स ग्रेस। थोड़ा सा अपना एफर्ट था, घर वालों का भी पर्यवेक्षण था, और बाकी मैं मानता हूँ कि इस जीवन में देखिए हम सब लोग अपने आप को बहुत क्रेडिट देते हैं, लेकिन सच बताऊँ तो लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप इतने सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रखा है, क्या वो किसी से कोई कम नहीं है यहाँ पे, बट एक साथ सारी चीज़ें जब अलाइन होती हैं तो सिलेक्शन होता है, तो लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मैं इसमें अपने आप को मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी भी अपने आप को मानता हूँ कि आई बीन थ्रू माई हार्डशिप्स, खराब फेज से भी, बट आई सर्वाइव्ड एंड आई केम अप टू हियर। उसमें कहते हैं ना भगवान की कृपा, वो भी बहुत ज़्यादा है। एक बहुत ही नासूर पॉइंट आपने छेड़ा है कि लक वाला मैटर भी, और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो भी डिजर्विंग होते हैं, इट्स जस्ट द लक मैटर्स। लेकिन उस लक के लिए भी शायद हमें कुछ करना होता है, राइट? कि हम ऐसा नहीं कि हम जब बैठे रहें और फिर चीज़ें निकल जाती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो कहा जाता है ना कि मतलब ऐसा कि लक क्या है, मतलब व्हेन जब किस्मत जो है वो आपकी प्रिपरेशन, आप एकदम जब प्रिपेयर्ड हो उस टाइम जब आपकी किस्मत अराइव करती है तो मिरेकल्स उस टाइम हैपन होते हैं। तो लकी होने के लिए भी अपनी तरफ से थोड़ा प्रिपेयर्ड तो होना ही पड़ता है, तो मेहनत तो अपनी जो है ऊंची रखनी ही पड़ेगी, और जस्ट होप कि लक आके सही टाइम पे अराइव करे। टाइमिंग भी लक की बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जुगलबंदी में एक चर्चा हम करेंगे, पुराने टाइम पहले जाएंगे कि ये तैयारी कैसे शुरू की आपने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब आपने फोड़ा 2018 में शायद आपका सिलेक्शन हुआ था, राइट? और क्या यूपीएससी भी आपने अटेम्प्ट किया है? यूपीएससी अटेम्प्ट कर रखा है। मैं तो यूपीपीसीएस का मतलब जब पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने यूपीपीसीएस दिया कि इसको दे लेते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, घर वालों ने भी कहा कि दे लो इसको। तो आई एम ग्रेटफुल, मैं बताता रहा हूँ, लक बहुत बड़ा, घर वालों ने कहा इसको भी दे लो, तो मैंने इसको दे लिया, और इसमें आई एम ग्लैड कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने यूपीएससी वैसे दे रखा है, मैंने 4 मेंस दिए हैं यूपीएससी के, तो चल रहा है। 4 मेंस दे रखे हैं आपने? क्या बात है, आई मीन अमेजिंग। और यूपीपीसीएस कौन सा अटेम्प्ट था? 2017 में जब तक पैटर्न नहीं चेंज हुआ था, तो मैंने एक बार ऐसे ही मतलब जस्ट भरा था, और उसका भी मैंने मेंस लिखा था, पर उस टाइम वो पैटर्न ऐसा होता था कि उसकी कोई तैयारी, पूरा मेंस का उसका पैटर्न अलग होता था। सॉरी, पैटर्न उसका पूरा डिफरेंट होता था, तो उसकी तो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। बट लेकिन ये 18 का था, तो मैं कहता हूँ कि तो यूपीएससी की प्रिपरेशन थी जिसने यूपीपीसीएस की नैया पार लगा दी। एक्चुअली मैं भी यही कहता हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं कि यू फोकस हियर एंड इफ यू कांट अचीव हियर, द समवेयर यू विल लैंड, कहीं ना कहीं आप पहुंचोगे। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, भास्कर जी, बहुत लोगों को देखा है। मेरे एक कभी टॉपर थे जिनका इंटरव्यू मैं ले रहा था, उनका भी ईपीएफओ निकला है। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ में मुझे यूपीएससी लेवल का इंटरव्यू मेरा हुआ था, और चूंकि मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ यूपीएससी का, तो मुझे आभास था पूरा। तो वही कि पढ़ाई कहीं जाती नहीं है छोड़ के आपको, वो आपके सहरा रहती है, आपके दिल दिमाग में रहती है। आपके जो है वो कहीं ना कहीं आपको पे बैक करके जाते हैं। कहा जाता है ना कि शूट फॉर द स्टार्स, इवन इफ यू विल फेल यू लैंड ऑन द मून। तो ये बात एकदम सच है, और आपके एफर्ट, मेहनत बेकार नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप सोच रहे होंगे उस तरह से पे बैक नहीं करेगी, बट भगवान के अपने तरीके हैं, यू नो, टू पे यू बैक इन हिज ओन वेज। ग्रेट। भास्कर जी, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था जहाँ पे आपने जिक्र किया था कि आपने ड्रॉप आउट लिया था, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? कि
ड्रॉप आउट लिया था, उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मतलब क्या था वो पूरा प्रसंग? बेसिकली मैं गया था इंजीनियरिंग करने। हुआ कि हमारे यहाँ गोरखपुर से मैंने अपनी स्कूलिंग कर रखी है, तो वहाँ पे या तो मैथ्स लेना है या तो बायो लेना है। 10th के बाद कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। आई वॉज फॉन्ड ऑफ आर्ट्स, मुझे मतलब सोशल साइंस का बचपन से था। एंड आई वॉज आई मीन ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्कूल टॉपर ऊपर टाइप का चीज़ रहता था, तो ठीक था सब कुछ, तो लोग कहते थे सब सही रहेगा आगे चल के। मैं गया इंजीनियरिंग करने, आई वेंट टू बैंगलोर। ओके, देन उसके बाद फिर कॉमेड के का एग्जाम मैंने क्रैक किया था, तो उससे मैं बैंगलोर गया था। कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुआ? मुझे MS रमैया। अच्छा कॉलेज है। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग करते करते आई मीन शुरू से ही मुझे मेरा मन नहीं लगता था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये पढ़ाई पढ़ क्यों रहे हैं। वो मैथ्स 1 मैथ्स 2 दैट वाज टू मच। और मैंने सिविल इंजीनियरिंग एज अ ब्रांच ली थी। बट एक पहली बात तो इंजीनियरिंग भी इसलिए करना था बिकॉज आई वांटेड अ डिग्री। मुझे प्लेसमेंट लेनी नहीं थी बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो जब वो करते करते लगा एक तो मन भी नहीं लग रहा है। आई वाज मतलब बहुत बुरी अंदर से सिस्टम मेरा हिल गया था। आई वाज नॉट लाइकिंग इट। इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर स्टिफल्ड एकदम से, मतलब फील होता था, गला एकदम घोटू लगता था। तो फिर आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट। मैंने दूसरे साल अपनी इंजीनियरिंग के, फिर एंड आई केम बैक वन डे। दूसरे साल में ड्रॉप आउट किया? दूसरे साल में ड्रॉप आउट किया, मतलब दो साल खत्म ही हो गए एक तरह से। तो मैं वापस भाग आया बिना घर पे किसी को बताए। घर को ये नहीं लगा कि एक साल और कर लेते तो मतलब 3? मुझे ये लगा कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 2 साल यहाँ बचे हैं तो ठीक है, 3 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उसके बाद बात तो एक ही, एग्जाम दे लेंगे, 2 साल यहाँ क्यों जान देना। अब जो भी हो उस टाइम, जो भी थिंकिंग रही हो, जो भी लॉजिक रहा हो, मुझे वो सही लगा। मैं बिना घर पे किसी को मैं बताए हुए चला गया। इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। घर वालों को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था ऐसा कि ये होगा वन फाइन डे। पहले मैं घर भी एक दिन में नहीं आया। घर आते आते मुझे 1.5 महीने लग गए, हिम्मत ही नहीं होती थी घर जाने की। इधर उधर टिकते टिकाते फाइनली मैं घर आया। बीच में तो एक बार मैं एक होटल में रुका था, एक हफ्ते तक मैंने सूरज नहीं देखा था somehow। खैर देन आई केम बैक घर पे। फिर वही है, फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अपना ग्रेजुएशन भरा। मैंने वहाँ से कौन सा स्ट्रीम था वो? मेडिवल हिस्ट्री BA किया मैंने। मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर मेरे सब्जेक्ट्स थे। क्या बात है, पूरा सिविल सर्विसेज वाले सिलेबस मतलब ले लिया। पसंद थे ये सारी चीजें, बचपन से ही पसंद थी, लेकिन अब लैक ऑफ ऑप्शंस। सब मैथ्स या बायो और कॉमर्स भी वो लोग लेते थे हमारे यहाँ, जो लोग माना जाता था कि लोग पढ़ने में ठीक नहीं है। खैर मुझे लेना भी नहीं था कॉमर्स, बट या तो आर्ट्स तो था ही नहीं। और मैं ICSE बोर्ड में, मतलब इतने ही ऑप्शन थे वहाँ पे। दिस इज हाउ इट इज। मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं ना, मतलब जिनकी अप्रोच बहुत सीधी हो, जिनको पता है क्या करना है, उनको अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में भी ले जाओगे ना, तो वो लोग वापसी मोड़ के अपने डायरेक्शन में आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जिनकी मंजिलें एक होती हैं वो रास्तों पे ही मिलते हैं। तो मंजिल तो पता थी कि वो भास्कर जी को क्या मंजिल है उनकी, है कि नहीं। अब रास्ते थोड़े से भटक गए थे, लेकिन ऑफ कोर्स ड्रॉप आउट लिया। बहुत बड़ा डिसीजन होता है ड्रॉप आउट लेने का। इट्स अ वेरी ह्यूज डिसीजन। आजकल कुछ लोग समझ में नहीं आता, मतलब बस कर लेते हैं। सो ड्रॉप आउट लेने के बाद और घर पे बताया फिर आपने? घर पे बताया, घर पहुंचा। एक रात 11:30-12 बजे करीब मैं अपने घर पहुंचा। दीवार फांद के घर के अंदर गया, मम्मी के कमरे के बाहर खिड़की पे जाके बुलाया मम्मी को। मम्मी फटाक से उठ के आई। उन्होंने कहा मुझे लग रहा था तुम आने वाले हो, थोड़ा सा। और फिर स्थिति बड़ी खराब थी उस टाइम, तो मेरे हाथ में ग्लास नहीं पकड़ा जा रहा था। माय हैंड्स वर लिटरली शेकिंग थिंग्स। तो उसके बाद फिर वहाँ से एक डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट हुआ मेंटली। मैं ये 2012 की बात है। एंड फॉर almost 2.5 years I was in a very bad state mentally, because मैं मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरे साथ आई एम ऑलरेडी बैक, पीछे हो चुका हूँ मैं। 2.5 साल आप पीछे। थिंग्स वर वेरी बैड। और मतलब मैं घर से ही नहीं निकलता था। मैंने घर से निकलना तक बंद कर दिया था। फिर मैंने इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ, although it was the worst phase of my life, but it gave me some मतलब few brilliant things, बेस्ट चीज़ें जो मेरी लाइफ में। जैसे उसके बाद मैंने पेंटिंग की खूब सारी। आई स्टार्टेड रीडिंग। तो वो रीडिंग की मेरी आदत पढ़ता पहले भी था, लेकिन मैंने फिर वो बहुत पढ़ाई, मतलब किताबें पढ़नी शुरू की। एंड आई एम टू मच इनटू रीडिंग। और रीडिंग इज माय मतलब डिफाइन करती है मुझे। ये ह्यूमैनिटीज के सब जगह पढ़ा भी करते थे? नहीं सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ना बहुत सारा शुरू किया, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लॉट्स ऑफ थिंग्स। मैंने खूब सारा मेडिटेशन किया। मैं विपस्सना करने अलग अलग जगह पे गया। एंड देन फिर मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट पे खूब सारी मैं घूमा भी। मैं ले गया अकेले। मैंने स्पीति करा, और भी बहुत सारी जगह मैं घूमा। खाक छानी हर जगह की गाड़ी पे अकेले। एंड आई मीन दोज मोमेंट्स, वो जो पूरा फेज था, दैट हैज डिफाइंड मी। ऑल्दो वो मेरी जिंदगी का वर्स्ट फेज था,
मैं कहता हूँ अगर मैं वहाँ से निकल सकता हूँ उसके बाद, तो फिर मुझे लगता है जब वहाँ से निकल सकते हो तो फिर अब तो कुछ भी कर सकते हो, अब तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इट मेड मी इन अ वे। ये चीजें मतलब करवा कौन रहा था आपसे? आप किसी को देख रहे थे? कोई रोल मॉडल था उस टाइम पे आपका? आई वांटेड टू बी बिकम लाइक दैट। एक होता है ना कि एक सुपर हीरो मेरा ये है, रियल हीरो है। कुछ लोग थे, कुछ राइटर्स थे, जैसे एक जैक केरोक करके एक इंग्लिश अमेरिकन राइटर है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। उसका कहना था कि बर्न बर्न लाइक अ ब्राइट स्टार, तो मुझे जलते ही रहना था बस, कि मैं जलता रहूं, चमक तो अपने आप जाऊंगा। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख अगर करनी हो तो भाई मतलब तो आप अंधकार में करो, वरना तो धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। वो वाली एक लाइन बहुत जबरदस्त लगी थी मुझे, और ये सटीक बैठती है बिल्कुल भास्कर जी पे कि ऑफ कोर्स जो फायर वाली अभी चीजें इन्होंने कहीं राइटर से रिलेटेड इनक्रेडिबल थी ये जर्नी। मतलब मैं लिटरली बिकॉज आई स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट एस्पिरेंट से भी और ऑफिसर से भी, टॉपर से भी। ये जो फेज है जो आपने स्कूल के बाद ग्रेजुएशन के बाद ये 4-5 साल का फेज था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें। बहुत कंफ्यूजिंग फेज होता है, और इतने के बाद तो मतलब लोगों ने कहा था, एंड देन आई वेंट इनटू अ हाइबरनेशन पीरियड। नोबडी न्यू कि मैं कहाँ हूँ, किसी को नहीं पता था। मेरे कोई किसी फ्रेंड से कोई मेरा एक फ्रेंड है खाली, कह लो उससे मेरी जान पहचान, और घर के जो भाई बहन है कह लो उनको पता है, बाकी और भी परिवार के लोगों को पता नहीं था। नोबडी न्यू वेयर आई एम। और फिर मैंने हाइबरनेशन में बहुत साल काटे, और मैं उस टाइम घूमा, खूब सारा घूमा, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा उस टाइम। मतलब ऑलमोस्ट 4-6-5 स्टेट छोड़ के, 5-6 स्टेट छोड़ के सारी सब कुछ हो चुका है। उस पीरियड में खूब घूमा और मैंने खूब सारी किताबें पढ़ी, और दैट वाज वेरी लिबरेटिंग फॉर मी। ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि शायद अब सबके सामने आने वाले हैं आपके, और इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग एज वेल, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे आर कंफ्यूज कि हम क्या करें। तो ये एक मार्गदर्शन हो सकता है उन लोगों के लिए कि दैट आई थिंक आपने अपने ऊपर काम किया। मेरा मानना है ना कि मुझसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारी सुपर पावर क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरी सुपर पावर जो है वो क्यूरियोसिटी है। मैं बड़ा क्यूरियस इंसान हूँ, तो जब आप क्यूरियस रहोगे तो अपने आप रास्ते आप अपने लिए खोज लोगे। डोरमेंट स्टेट में बैठे रहोगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको एक, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं कुछ भी, बल्कि डाउन प्ले करके ही बता रहा हूँ चीज़ों को भी। सोचिए मैं तो डाउन प्ले करके बता रहे हैं, तो मतलब जब थोड़ा सा एग्जैजरेट और फिर लिटरली जो रियलिटी है वो बताएंगे तो कैसा रहेगा। वेल इतना से भी हमें आभास हो गया है कि क्या किस दौर से आप गुजरे थे, और आपने अपने आप को लिटरली बनाया है। जो व्यक्तित्व होता है ना, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व का आपने बनाया है। आई थिंक आपको एथिक्स के पेपर में बहुत दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने एथिक्स के लिए आज तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब आई हैव नेवर स्टडीड, कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं, कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, केस स्टडी सॉल्व बहुत सारी की हैं कि एक आइडिया लग जाए, और रिव्यू और फीडबैक लिया है कि कैसे इसमें और लिखना है। बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी एथिक्स नहीं पढ़ा है, और बढ़िया नंबर पाया हूँ। 125 नंबर मिले हैं एथिक्स में। 125 नंबर, 125 बियॉन्ड एवरेज होता है, मैं बताता हूँ। मतलब स्टेट पीसेस में भी, यूपीएससी में भी बहुत बियॉन्ड एवरेज होता है। सो और जीएस 1 2 3 कैसे कवर किया था? तो हो जाता है उसमें। 3 अच्छा जाता है, साइंस एंड टेक और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। 4 तो है ही। 2 में थोड़े से मुझे समस्या होती है। तो मतलब समस्या इन द सेंस कि नंबर नहीं उठते उसमें, पता नहीं क्यों। एक एवरेज नंबर जो होता है, चाहिए एक्सेप्शनल नंबर नहीं आए। और 1 तो के साथ तो एक ऐसा मिस्ट्री है मेरे साथ कि मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री, और फिर भी मुझे 1 में कभी एक्सेप्शनल नंबर नहीं मिले। एंड आई एम वेरी अमेज्ड कि ऐसा होता क्यों है मेरे साथ। ये तो आई मीन वही मैं कह रहा था कि हिस्ट्री आपका प्रिय रहा भी है, ऑप्शनल भी आप कह रहे हो हिस्ट्री है, और फिर मतलब ये विडंबना क्यों? पता नहीं, आई हैव, मतलब अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक दिस, ये एनिग्मा जो रही है। इनफैक्ट जब आप यूपी पीसीएस का एग्जाम, हाउ डिड द एग्जाम गो? वो पैसा कैसा था? आपने और भी स्टेट्स के एग्जाम दिए थे या सिर्फ उत्तर प्रदेश? मैंने एक बार वो दिया हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि मुझे चंबा घूमने जाना था, तो मैंने चंबा उसका सेंटर डाला था। ऐसा होता है, मतलब मैं भी कर सकता हूँ कि एग्जाम फॉर्म वगैरह भर देते हैं हम लोग। जहांगीराबाद चुंगी के भी आगे चल। ऐसा मतलब देखा कि हम लोग को भी अगर उत्तराखंड का एग्जाम देना तो उत्तराखंड भर दिया, सेंटर भी वहाँ डाल दिया जहाँ दोस्त रहता है, रुड़की डाल दिया, फिर उधर डाल। मैंने तो चंबा डाला था एकदम, क्योंकि वो एरिया मैंने अभी तक टच नहीं किया था हिमाचल का, और उसको माना जाता है बड़ा प्रिस्टीन हिमाचली कल्चर है वहाँ का। तो मुझे क्योंकि वो घूमना था तो मैंने डाल दिया था, रोडवेज की बस में बैठ के गया, बहुत मजा आया। बेसिकली हिमाचल ही दिया है, उसके अलावा यूपी एंड देन अनफॉर्चुनेटली ये सवाल सबसे पूछ लेता हूँ मैं एक दफा। अनफॉर्चुनेटली अगर 18 में नहीं हुआ होता तो अगला अटेम्प्ट देते आप? बिल्कुल, एकदम 100%, क्योंकि ये एक ऐसी नाव होती है ना, ये प्रिपरेशन वाली, सिविल सर्विस वाली। एक बार आप इसमें चढ़ जाते हो तो बाकी फिर
शायद कोई और नाव बचती ही नहीं है एक तरह से। और अंदर अगर है कि करना है और जो करना था तो करना है तो फिर करना है। एक क्योंकि इतनी सारी चीजें आपने बताई अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जहाँ पे हमने बाहर जिक्र भी किया था, भास्कर जी जो 2012-13 में हुआ करते थे और आज 10 साल बाद क्या फर्क आया है पर्सनालिटी में? मैं बहुत ज्यादा, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही बहुत ज्यादा वो मतलब अपने पर्सनालिटी पे इतना फोकस कर रहे थे, आप अपने लिए बहुत ज्यादा किए थे, फिर भी मतलब क्या मेजर चेंजेस आया है जिसको आप बता सकेंगे? पहली बात तो रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ मैं। पहले थोड़ा सा बहुत ही कैजुअल सा एटीट्यूड था लाइफ को लेके। दूसरी बात सोना कम हो गया बहुत ज़्यादा। आज तो एक फ़ोन बजता है तो 4 घंटे में, वो रात में कितना बज रहा हो, दिन में कभी भी सो रहे हो, 4 घंटे में फ़ोन उठे कहीं कुछ हो तो नहीं गया, तुरंत लगता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। पहले तो मैं सोने के लिए मशहूर था, मतलब 10-10 घंटे की नींद तो एवरेज नॉर्मल सी बात है। अब 10 घंटा तो लग्जरी है, वो शायद ही कभी हो पाए। तो मतलब और क्या क्या बदलाव, मतलब आपको लगता है कि यार मतलब ये चीजें अगर मुझे शायद पहले आ गई होती, कुछ ऐसी चीजें थी? पहली बात तो थोड़ा सा ना लाइफ को लेके सीरियसनेस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, आई वुड से कि ये भी चीज़, हाँ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी थोड़ी सी मेरे पास बहुत कमी थी। रेकलेस था थोड़ा अपने फाइनेंसेस को लेके, तो मुझे लगता है कि ये बचपन में मुझे आ जानी चाहिए थी। जैसे थोड़ा एडवेंचरस बचपन से रहा हूँ तो वो एडवेंचर कभी कभी मेरे लिए नुकसानदायक भी हो जाता था। तो कैलकुलेटिव, हल्का सा कैलकुलेट, थोड़ा बैलेंस लेके चलना ज़रूरी है। बैलेंस नहीं था, लैक ऑफ बैलेंस था लाइफ में। कुछ भी चीज़ करना है तो उसको इतना ज़्यादा करना है या तो नहीं करना है, तो ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। आई बिलीव कि थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। तो प्रिपरेशन से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने काफ़ी जिक्र किया, काफ़ी बात की, आपके निजी जीवन से भी रिलेटेड काफ़ी बात की। अभी करंट सिचुएशन में हम आते हैं, दोनों फॉर्म में हम आएंगे, एक तो प्रिपरेशन वाली भी और करंट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले हम प्रिपरेशन वाले में आ जाते हैं एक बार, कि आपकी क्या राय रहेगी? मुझे शायद आइडिया नहीं कि आप भी अभी अटैच हैं एकेडमिक से, फिर भी आपकी क्या राय रहेगी इन लोगों को, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो देख रहे हैं, कि कैसे हम अपने आप को पर्सनालिटी बिल्ड करें और इस एग्जामिनेशन को फोड़ें? बहुत ज़्यादा तो मुझे लगता है कुछ नहीं करना है, क्योंकि पूरा जो मॉड्यूल है ना ये प्रिपरेशन का, ये अगर आप सीरियस हो और आप अच्छे से परस्यू कर रहे हो तो ये आपको मोल्ड कर देता है आपकी पर्सनालिटी को पहले ही। बेस्ट पार्ट मैं कहता हूँ, इस तैयारी का बेस्ट पार्ट ये है, आई एम ग्लैड कि मैंने तैयारी की। नहीं भी होता तो उसके बाद भी मैं बहुत ही खुश रहता। क्यों? क्योंकि जो ये तैयारी कर लेता है वो पहली बात तो ही और शी बिकम्स अ बेटर ह्यूमन बीइंग, और एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, एंड यू बिकम अवेयर। आपके प्रेजुडिसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, और ये आपके लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो तो ऑलरेडी हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, चूज योर रोल मॉडल्स एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज। आपका वैल्यू सिस्टम जो है वो बड़ा ही वाटर प्रूफ होना चाहिए। ये चीज़ करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो ये नहीं करना है, तो ये नहीं करना है। अपने वैल्यू सिस्टम पे फोकस करना चाहिए कि वैल्यूज अगर आपके इंटैक्ट हैं तो फिर आप कितना भी तूफान आए, आप हल्का फुल्का डगमगा सकते हैं पर आप उखड़ नहीं सकते हैं। तो वैल्यू सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रखें अपना, और थिंक लाइक एन ऑफिसर। मतलब ऐसा मत सोचिए कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तब उस दिन मैं ऑफिसर आदमी पहले, सुनजू कहता है ना कि मतलब आप पहले जीत जाते हो फिर आप वॉर में जाते हो, जो विक्टोरियस वॉरियर्स होते हैं। तो पहले यहाँ से जीत जाइए, पहले ही जीत लीजिए। उसमें रामायण में भी मैंने एक बढ़िया लाइन मैंने पढ़ी थी, उसका हिंदी रूपांतरण ये है कि शायद राम को बाण चलाना सिखाया जा रहा था गुरुकुल में, कुछ इस प्रकार का। तो उन्होंने, विश्वामित्र ने यही बात कही थी कि लक्ष्य तो पहले ही भेदा जा चुका है, केवल बाण छूटना बाकी है। तो आप ऐसा सोच लीजिए पहले कि आप दिमाग में बैठा लीजिए कि होना है। आप तो अपने आप को जो कहानी सुनाएंगे वही कहानी इवेंचुअली सही होगी। आप अपने लाइफ के स्क्रिप्ट राइटर हो, तो अपने लिए एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिखिए, अच्छी उस पर विश्वास करिए। एक दिन आपका हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं, उस हिसाब से आपकी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। ये वाला जो पार्ट था इंटरव्यू का, इसको हम लोग हाईलाइट जरूर करेंगे। बहुत ही मतलब पंचलाइन थी पूरे के पूरे डिस्कशन के हमारे। जो हमारे उपनिषद में एक लाइन लिखी गई है, वैसे तो बहुत सारी लाइन्स हैं, उसमें से एक इस संदर्भ में है कि लिखा गया था कि उत्कृष्ट जागृतः प्राप्त वरन निबोधता। मतलब कि उठो, जागो और भागो, और अपने लीडर को चुनो, अपने रोल मॉडल को चुनो, अपने हीरो को चुनो। तो आई थिंक ये वाली लाइन उस पर सटीक बैठती है जो उपनिषद से निकली थी। सो आई थिंक लेकिन हम कंफ्यूज भी रहते हैं कि अपने हीरो कैसे चुने। मतलब अब लोग बॉलीवुड को मान लेते हैं और सेलिब्रिटीज को मान लेते हैं, लेकिन हाउ टू चूज अ हीरो, वो मतलब वो एंगल कहाँ से लेके आए अगर कोई कंफ्यूज है तो?
बेसिकली हमने हीरोइज्म को ग्लैमर से इक्वेट कर लिया है, और अगर ग्लैमर है तो हीरोइज्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए हीरो कौन हो सकता है? हीरो वो हो सकता है कि जो वैल्यू सिस्टम आप खोज रहे हैं उसको जो अच्छे से उसको पर्सनलिफाई करे। तो जो वैल्यू सिस्टम आप खोज रहे हैं वो जो आपकी नज़र में सबसे अच्छा उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उस मार्ग को, वो आपका हीरो है। लेट्स से आपको एस्पिरेंट है, आपको अच्छा ऑफिसर बनना है, तो आप बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, इनको देख के हम सब लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, और आज की जनता भी, आज की पीढ़ी भी प्रभावित हो रही होगी, आज के बच्चे जो है। अगर आपको लेट्स से सोशल चेंज लाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, लेट्स से आप म्यूजिशियन हो, तो जो उस चीज़ को सबसे अच्छा करे, वो आपके वैल्यू सिस्टम को पर्सनिफाई कर रहा है, वो आपका हीरो है मेरे नज़र में। थैंक यू सो मच। ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था इनके लिए, क्योंकि डाउट बहुत, कंफ्यूजन, एम्बिग्युइटी बहुत रहती है। अभी हम वर्तमान में, जैसे आपने अभी बताया कि अगर सोशल चेंज लेना, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ले आना है, तो अभी जो करंट पोस्टिंग है आपकी, जो करंट रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किस डायरेक्शन में आप, कैसे आप डेली एक्टिविटीज़ अपने मैनेज करते हो? अगर लोक सेवा का असली मतलब क्या है, अगर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हम बात करें तो? हाँ, पहली बात तो जब काम से सेटिस्फैक्शन हो जाए और रात को बढ़िया नींद आए तो समझ लो सब अच्छा चल रहा है। एज अ पुलिसमैन मैं जब जो यहाँ पे हूँ, एज अ SHO शिकारपुर अभी मैं हूँ, तो मैं ये ट्राई करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात ना, मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट वांट टू बी हर्ड, सबसे पहले, क्योंकि लोगों की सुनी ही नहीं जाती है, मतलब और समय भी नहीं होता लोगों के पास, और शायद थोड़ा सा समय के साथ एम्पैथी भी लोगों की कम हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब लोग आएँ तो आई मेक देम फील हर्ड, उनकी बात अच्छे से सुनी जाए। आधी बात यहीं पे संतुष्टि उनको मिल जाती है कि मेरी बात अच्छे से सुनी गई, और जो भी उसके तथ्य हैं, उसके गुण दोष के आधार पे जो भी कार्रवाई करनी है उसको टाइमली किया जाए, उसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। समय से आप उनकी बात सुन के उसका जो भी तत्काल में जो उसके जो भी कार्रवाई की जा सकती है, अगर आप वो कर रहे हैं तो उनको तत्काल तो बहुत सारी संतुष्टि मिल जाती है, और वो संतुष्टि बहुत जरूरी होती है उनके लिए, क्योंकि जो पुलिस के पास आ रहा है वो ही इज ऑलरेडी अग्रीव्ड, उसके साथ वो कोई थाने वैसे नहीं आएगा, किसी समस्या में ही है तो ही आएगा, और काफी परेशान है, थाने आना कोई नहीं चाहता है। तो अगर आपने इतना कर दिया शुरुआत में तो, और बाकी लोग आते हैं जिनके पुराने कुछ मैटर हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ दिक्कत हो गई, अब गरीब आदमी के साथ लूट हो गई या फ्रॉड हो गया, तो आप उनकी अगर मदद कर दो, विधिक रूप से आप उनका केस रजिस्टर करते हो, उसको परस्यू कर लेते हो, स्पीडी जस्टिस उनको दे देते हो, वो बहुत खुश होके जाते हैं। और ये मैं बता नहीं सकता आपको कि कितना पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे, बहुत कंटेंटमेंट मिलता है इससे। और कोई लापता है, किसी का बच्चा आपने खोज दिया, अब आप सोचिए उस माँ को कितना, मतलब क्या उसके मन को खुशी मिलेगी एकदम, उसको तो दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, वो खुशी आपको देख के। पता है, एक मैं इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, ये जो बात होती है कि लोगों के लिए काम करना और लोग खुश होते हैं, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्लीशेड हो गया थोड़ा सा, सब लोग इस बारे में बात करते हैं, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, हकीकत में जब सामने वाला जब खुश होके जाता है ना एकदम, तो आपको भी अंदर से बड़ा अच्छा लगता है कि आज मैंने कुछ किया, इतनी पढ़ाई करी थी, तो ठीक है, उसका कुछ फल तो दिखने को सामने को मिल रहा है, बिकॉज आप और पुलिस के साथ तो खास तौर पे आप इमीडिएट जस्टिस दे रहे हो, एक तरह से आप इमीडिएट रिलीफ दे रहे हो, तो दैट इज अ बिग प्लस। तो क्या आज का भी वो माहौल है, मतलब पुलिस स्टेशन के अराउंड लोगों में क्या ये डर है कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे, डर लगता है जाने में, मतलब ये अभी भी है, अभी सुनने में, या फिर थोड़ा चेंज हुआ है माहौल? बेसिकली देखिए, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, पीपल हैव द पावर ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, सारे तरह के पावर है, और लोगों के पास बहुत जानकारी है, पहले वाला जमाना तो नहीं रह गया है, बट स्टिल देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, nobody wants to be bogged down in the whole system of police and court and everything। वो कहा जाता है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना, so वो that is a reality, कोई नहीं आना चाहता है, किसी का मन नहीं होता है कि इस चक्कर में पड़े, बिकॉज आपका समय खर्च होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके रिसोर्सेज स्पेंड होंगे, तो और एक स्टिग्मा भी है समाज में कि टैबू है वो थोड़ा सा, तो अभी वी आर नॉट एबल टू ओवरकम, बट आई वुड पर्सनली से कि बहुत ही ज़्यादा पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग हो गई है हमारी, एंड विद टाइम इसको और अच्छा बनाया जाएगा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट से, और मोर पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव हम निकाल के, आई मीन इस टैबू को हम लोग जरूर तोड़ने की कोशिश करेंगे। भास्कर जी, एक मेरे ख्याल से आखिरी सवाल हो सकता है कि आप अब कैसे फोरसी कर सकते हैं अपने इस पोजीशन को? व्हाट यू वांटेड टू अचीव, आपने तो अचीव कर लिया जो आपको करना था, अब क्या आगे है? देखिए, सर्विस में बहुत अच्छा करना है, क्योंकि अच्छी पुलिसिंग की बहुत आवश्यकता है,
पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा है, कंपेयर टू दैट हमारे पास फोर्स बहुत कम है, तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें करने हैं। तो इस पुलिसिंग को हमें बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। इसमें जो बेसिक पुलिसिंग होती है और जो मॉडर्न पुलिसिंग होती है उसका एक बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा। सो अभी तो मैं बहुत नया हूँ, बट मेरी सोच कुछ इसी तरह से है कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए और अच्छी पुलिसिंग की जाए जिसमें पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हों और स्विफ्ट जो है क्रिमिनल जस्टिस जो है हमारा सिस्टम जो है थोड़ा और स्विफ्ट बने और डिस्पोजल ऑफ केसेस जल्दी हो और जो हमारा खुद का जो स्टाफ है इनके बेटरमेंट के लिए, इनके वेलफेयर के लिए भी अभी उतनी अप टू द मार्क फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, तो इनके लिए भी अच्छा काम किया जाए। तो अभी तो सोच ऐसी ही है। आई थिंक आपने जो है ना वो मेरे इंटरव्यूज का बेंचमार्क सेट कर दिया है ऑलरेडी। बहुत ही यू आर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छे तरीके से आज का जो पूरा इंटरव्यू है आई थिंक हुआ होगा, आप सब अग्री करते होगे इस बात से। और सर ने जो भी चीजें बताई आई थिंक बहुत ही रियलिटी, बहुत प्रैक्टिकली चीजें आपने बताई विच इज गोइंग थ्रू। बहुत सुपरफिशियल बातें नहीं, नीश में जितना हम जाते हैं उतना हम एनालिसिस कर लेते हैं। सो वंस अगेन मतलब थैंक यू सो मच, मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली से मैं यहाँ पे आया हूँ और मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि पैसा वसूल। सो थैंक यू सो मच, मजा आ गया और अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो भी अनुभव अभी तक के हैं, आप लोगों के साथ साझा कर सकूं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। एंड इट वाज सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड फॉर सो नाइस टॉकिंग टू यू। एंड आप बहुत अच्छे इंटरव्यूअर हो एंड आई लाइक योर वॉइस, ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको। देखा आपने, अब तो मान लो। थैंक यू। ग्रेट, वेल थैंक यू सो मच गाइस। सो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो समारोह है ये हम बुलंदशहर के चौराहे पे खड़े हैं और भास्कर जी जो कि डीवाईएसपी हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम फोड़ा इन्होंने और लिटरली देख सकते हैं कैसे कार्रवाई हो रही है। पुलिसिंग एक नए एंगल से की जा रही है, जो भी ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको मॉडर्न तरीके से, दोनों के जुगलबंदी के तरीके से की जा रही है। सो अगर आपको क्रैक करना है, समाज सुधारना है, पब्लिक सर्विस करनी है, लोक सेवा करना है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि यूपीएससी अड्डा आपके लिए ही, आपके वजह से और आपके खातिर सारे के सारे कोर्सेज और ऐसी वीडियोस की श्रृंखला जरूर लेते आएगा। सो फिर से बताता हूं, मेरा नाम था सिद्धार्थ और है सिद्धार्थ और रहेगा भी, आप सभी का फ्रेंड फिलोसफर गाइड। मिलते हैं अगले यूपीएससी के सफरनामे में एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।